हेलो एवरीवन। सो आ गई हूँ मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। आप लोगों का बीए फ्यूचर्स का पेपर अब परसों है। आप मेरे ख्याल से कि आप बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होगे और मुझे ऐसे लगता है कि अभी आपको सिर्फ और सिर्फ थोड़ा बहुत अपना जो हाइलाइटर्स है वो पढ़ने चाहिए, प्लस जो एमसीक्यूज आपको इस टाइम इंपॉर्टेंट जो मैंने करवा रही हूँ, साथ में गोल्डन की पॉइंटर्स जो आपने लिए हैं मेरे से, एंड पंजाबी पे थोड़ा सा फोकस कर लो, क्योंकि अगर वही पेपर आपका चेक होगा तभी आप लोगों का जो है नर्सिंग का पेपर चेक होगा। ठीक है, बाकी कुछ पॉइंटर्स जो है मैं ट्राई करूंगी कि आज शाम को एक वीडियो डाल के आपको कुछ पॉइंटर्स करवा दूं जो कि मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको बहुत हेल्प हो जाए। वैसे तो मैंने 2 वीडियोस डाली हैं, 32 क्वेश्चन आज हमने करना है। 31 क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी आप लोगों को करवा चुकी हूँ। तो वो 31 क्वेश्चंस वैसे थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और उनसे एक आधा क्वेश्चन आ सकता है। आप वो वीडियो भी दोनों देख लेना। 2 o'clock वीडियो डलती है, तो आप प्लीज़ वीडियोस को ज़रूर देख लेना। दोनों वीडियोस जो है 15-15 मिनट्स की डाल रही हूँ, ताकि ज़्यादा देर आपको मैं बिठाऊँ ना और टाइम ना वेस्ट करूँ। ठीक है, प्लस एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, अगर आपको गोल्डन की पॉइंटर्स 200 प्लस गोल्डन की पॉइंटर्स है जो कि ऑल सब्जेक्ट से है, प्लस पंजाबी के एमसीक्यूज का PDF बाय करना है, तो आप इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके, कॉल नहीं, आप मुझे सिर्फ मैसेज कर दो कि मैम मुझे गोल्डन की पॉइंटर्स चाहिए। 199 में आप दोनों ये PDFs में से बाय करके अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। गोल्डन की पॉइंटर्स ऐसा है कि आपको बहुत इंपॉर्टेंट लगेंगे। ठीक है, उनमें से बहुत क्वेश्चंस रिपीट में आए थे 7 को भी, और उससे पहले के एग्जाम्स में भी आ रखे हैं। आप फटाफट से बाय कर सकते हो। हम 32 क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला ही क्वेश्चन आज की वीडियो का है हमारे पास, ऑक्सीटोसिन इज अ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय। जो आपका ऑक्सीटोसिन है वो कौन सा कहाँ से प्रोड्यूस होता है? वो हार्मोन ओवरी से, प्लेसेंटा से, पिट्यूटरी ग्लैंड से, या फिर एड्रीनल ग्लैंड से। ठीक है, जो ऑक्सीटोसिन है वो पिट्यूटरी ग्लैंड से आपका रिलीज होता है। तो मैं सबसे पहले आपको छोटी सी बात क्लियर करूं, यहाँ पे एंटीरियर एंड पोस्टीरियर का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है? ऑक्सीटोसिन स्टोर होता है। क्या होता है? स्टोर होता है। पर ये ऑक्सीटोसिन फॉर्म कहाँ होता है? ठीक है, कहाँ फॉर्म होता है? ये होता है हाइपोथैलेमस में। किसमें होता है? हाइपोथैलेमस में। तो अगर मैं वैसे बोलूं कि ये कहाँ से जो है रिलीज होता है, देन इट इज फ्रॉम अ पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये स्टोर भी पोस्टीरियर पिट्यूटरी में होता है, पर इसकी जो है फॉर्मेशन कहाँ पे होती है? इट इज फॉर्म्ड बाय हाइपोथैलेमस। ठीक है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 ही हार्मोन्स रिलीज होते हैं, एक आपका ऑक्सीटोसिन, एक आपका वेसोप्रेसिन, जिसको आप बोलते हो ADH, जिसको हम बोलते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये दोनों चीजों को याद रखना। नेक्स्ट है द सिम्टम ऑफ हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया आर ऑल द फॉलोइंग एक्सेप्ट। जब प्रोलैक्टिन का बहुत ज्यादा लेवल इंक्रीज हो जाए, हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया हो जाए, तो ये सारे सिम्टम दिखते हैं, एक्सेप्ट एक नहीं दिखता। ग्लैक्टोरिया, फेलियर ऑफ लैक्टेशन, एमेनोरिया, या फिर डिक्रीज्ड लिबिडो। तो हाइपर प्रोलैक्टिनीमिया में कौन सा सिम्टम हमें नहीं दिखता है? इज अ फेलियर ऑफ लैक्टेशन। क्या नहीं दिखता भाई? फेलियर ऑफ लैक्टेशन। अब लैक्टेशन का फेलियर कैसे हो सकता है? प्रोलैक्टिन तो इतना ज्यादा है, ठीक है ना, मिल्क तो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है, तो फिर फेलियर ऑफ लैक्टेशन कैसे हो सकता है? बाकी ग्लैक्टोयूरिया भी होता है, एमिनोरिया भी होता है, और डिक्रीज्ड लिबिडो भी होता है, पर फेलियर ऑफ लैक्टेशन हमें इसका सिम्टम नहीं देखने को मिलता। नेक्स्ट है क्लिनिकल फीचर्स ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। क्लिनिकल फीचर क्या है? हाइपरथायरॉयडिज्म, जब T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज हो जाता है तो उसकी क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? डायूफिरेसिस, ड्राई ब्रिटल हेयर, मेनोरेजिया, या फिर कोल्ड सेंसिटिविटी। देखो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या है? T3 एंड T4 का लेवल इंक्रीज है, जिससे क्या होगा? मेटाबॉलिज्म। अब आपने अच्छे से पढ़ा है, अगर आपने अच्छे से क्लासेस कहीं से भी लगाई हैं तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर T3 एंड T4 इंक्रीज होता है तो मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है। मेटाबॉलिज्म इंक्रीज होता है तो बॉडी में हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है, और जब हीट प्रोडक्शन इंक्रीज होती है तो पेशेंट की बॉडी का टेम्परेचर भी इंक्रीज रहता है। तो अगर पेशेंट की इंटरनल बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज है तो उसे हॉट सेंसिटिविटी होगी, ठीक है ना कि कोल्ड सेंसिटिविटी। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा ना आपका, दैट इज योर कोल्ड सेंसिटिविटी। पेशेंट को हमेशा हॉट जो चीज़ें होती हैं, गर्म चीज़ों से बहुत दिक्कत होती है, पेशेंट बहुत ज़्यादा गर्मी में नहीं रह पाता। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। विच रिस्क फैक्टर फॉर डायबिटिक मेलिटस इज नॉन मॉडिफाइबेबल।
तो कौन सा रिस्क फैक्टर जो है मॉडिफाई नहीं हो सकता डायबिटिक मेलाइटस में? पीयर कंट्रोल ऑफ ब्लड ग्लूकोज लेवल, एडवांसिंग एज, ओबेसिटी या फिर फिजिकल इनएक्टिविटी। सो ऑब्वियसली एज आप कंट्रोल नहीं कर सकते, एज आपकी बढ़ती जाएगी जैसे जैसे टाइम चलेगा। आप अपना पीयर ग्रुप चेंज कर सकते हो, ओबेसिटी को ठीक कर सकते हो, फिजिकल एक्टिविटीज करके अपनी जो है मॉडिफिकेशन कर सकते हो लाइफस्टाइल की, पर आप अपनी एज को चेंज नहीं कर सकते। दैट इज योर नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। नेक्स्ट है नॉर्मल यूरिन आउटपुट फॉर एन अडल्ट ड्यूरिंग 24 आवर इज। 24 आवर्स के लिए नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितनी होती है एक एडल्ट में? ठीक है, सो नॉर्मल यूरिन आउटपुट पूछी है 24 घंटे की, 1500 ml, 1400, 1300, 1200। तो याद रखना 1500 ml इज अ नॉर्मल यूरिन आउटपुट, अगर आपके पास ये ऑप्शंस हो। ठीक है, ये क्वेश्चन डायरेक्टली आपको इसी ऑप्शंस के साथ पेपर में भी आ सकते हैं, तो इस चीज को याद रखना। नेक्स्ट है द नर्स इज इन्फ्यूजिंग द डाइजोलाइट फ्लूइड ड्यूरिंग अ पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है, पेरिटोनियल डायलिसिस में वो फ्लूइड डाल रही है डायलिसाइट। ठीक है, क्या नर्सिंग एक्शन वो करेगी जिससे पेशेंट का कंफर्टेबल जो है टाइम हो? ठीक है, कंफर्टेबल टू दिस टाइम इज। ठीक है, क्या एक्शन नर्स करने वाली है कि क्लाइंट जो है मोर कंफर्टेबल हो जाए इस टाइम पे? इंक्रीज करेगी, क्या करेगी? इंक्रीज करेगी रेट ऑफ फ्लो, रेज करेगी हेड ऑफ द बेड, टर्न द क्लाइंट फ्रॉम साइड टू साइड, रेफ्रिजिएट द फ्लूइड प्रायर टू इनफ्यूजन। ठीक है, तो अगर आप ध्यान से क्वेश्चन सुनो तो यहाँ पे वो डाइजोलाइट दे रही है पेशेंट को फ्लूइड ड्यूरिंग पेरिटोनियल डायलिसिस हो रहा है पेशेंट का, मतलब कि पेरिटोनियल कैविटी यहाँ पे सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन पड़ी हुई है। सो आप सबसे अच्छा है कि उसको साइड टू साइड टर्न कर दो, इससे क्या होगा कि उसे डिस्कम्फर्ट नहीं फील होगा। अगर आप उसे सेमी फाउलस पोजीशन दोगे तो उसे पेरिटोनियल कैविटी पे प्रेशर फील होगा। ठीक है, इंक्रीज करोगे तो भी होगा, और प्रायर टू इन्फ्यूजन रेफ्रिजिएट करोगे तो इट इज नॉट गुड। ठीक है, थोड़ा सा वार्म सोल्यूशन रखते हैं हम। ठीक है, ठीक है, रेफ्रिजिएट नहीं करना आपने उसको। ठीक है, सो पेरिटोनियल डायलिसिस है तो आप साइड टू साइड जो है उसे टर्न करो, क्योंकि इससे उसको डिस्कम्फर्ट नहीं होगा, इस टाइम पे वो कंफर्टेबल रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है द नर्स इज प्लानिंग केयर फॉर 2 years old who has a nephrotic syndrome and is in remission. What type of diet should the nurse plan to feed the चाइल्ड? ठीक है, तो अभी क्या है भाई, 2 साल के बच्चे को नेफ्रेटिक सिंड्रोम है। ठीक है, और उस बच्चा किस में है? रिमिशन में है। ठीक है, किस में है? रिमिशन में। अब मैम रिमिशन का मतलब क्या होता है? सीरियस इलनेस जो है उसकी मतलब थोड़ा सा रिकवर कर रहा है, जो उसकी नेफ्रेटिक सिंड्रोम है वो रिकवरी मोड में आया है। तो अब इस टाइम पे आप बच्चे की डाइट में क्या दोगे उसे? हाई प्रोटीन लो कैलोरीज, हाई कैलोरीज लो प्रोटीन, लो सोडियम लो फैट, रेगुलर डाइट, नो एडेड सॉल्ट। तो इस टाइम पे आप उसे रेगुलर डाइट दे सकते हो, पर आपने उसको सॉल्ट नहीं देना, क्योंकि नेफ्रेटिक सिंड्रोम है तो ऑलरेडी यूरिन जो है, चाहे वो रिकवरी मोड में है, पर यूरिन जो है वो प्रॉपर अभी फॉर्म होना शुरू नहीं हुआ होगा। ठीक है, किडनी ने प्रॉपर फंक्शन नहीं किया होगा, तो अभी भी कहीं ना कहीं यूरिन रिटेंशन हो रहा होगा, वाटर रिटेंशन। और आप उसे सॉल्ट मत दो, ताकि ऑलरेडी जो थोड़ा बहुत भी फ्लूइड रिटेंशन है उसमें इंक्रीज ना आए, क्योंकि अगर आप सॉल्ट दोगे तो वाटर रिटेंशन होगा। तो रेगुलर डाइट देते हैं जब रिकवरी मोड में हो। ठीक है, और बच्चे को नो सॉल्ट देना है। नेक्स्ट आपका एनाटॉमी से क्वेश्चन, सेक्स क्रोमोसोम आर आल्सो कॉल्ड एज। तो सेक्स क्रोमोसोम को और क्या बोलते हैं? एलोसोम्स, हेट्रोसोम्स, ऑटोसोम्स, इक्रोसोम्स। तो इट इज एलोसोम्स। ठीक है, ये याद रखना, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से आ सकता है पेपर में, चांसेस हैं बहुत ज्यादा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्किन ट्रैक्शन। तो एक होती है आपकी स्केल्टन ट्रैक्शन, एक होती है स्किन ट्रैक्शन। स्केल्टन ट्रैक्शन वो होती है जो कि आपके स्केल्टन के साथ लगाई जाती है, स्किन जो है आपकी स्किन के साथ अटैच करके लगाई जाती है। तो इनमें से स्किन ट्रैक्शन कौन सी नहीं है? बक्स एक्सटेंशन, बायरेंट्स ट्रैक्शन, रशेल्स ट्रैक्शन, क्रच फील्ड ट्रैक्शन। तो देखो जो क्रच फील्ड ट्रैक्शन होती है दिस इज नॉट अ स्किन ट्रैक्शन। ठीक है, ये एक स्केल्टन ट्रैक्शन है। क्लियर? नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट हैज टू बी रिप्लेस्ड इन अ क्लाइंट विद वॉमिटिंग एंड डायरिया। तो इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट जो है वॉमिटिंग एंड डायरिया वाले क्लाइंट में आपको रिप्लेस करना होता है? सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम। सो हमेशा जब किसी को भी वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है तो जो पोटाशियम है उसका रिप्लेसमेंट करना होता है, क्योंकि ड्यू टू वॉमिटिंग एंड डायरिया पोटाशियम जो है एक्सक्रीट आउट हो जाता है और पोटाशियम का लेवल जो है बॉडी में कम हो जाता है। तो उसको रिप्लेस करने के लिए आपको पेशेंट को पोटाशियम देना पड़ेगा। तो जब भी किसी को वॉमिटिंग एंड डायरिया होता है तो हम उस पेशेंट को सबसे ज़्यादा जो है इलेक्ट्रोलाइट जो रिप्लेस करते हैं दैट इज योर पोटाशियम।
नेक्स्ट है लेरेंजोस्पाज्म विद स्ट्राइडर इज कॉमन अमंग क्लाइंट्स विद, तो जो लेरेंजोस्पाज्म है, ठीक है, और जो आपका स्ट्राइडर है वो किस क्लाइंट में कॉमन होता है? हाइपरनेट्रीमिया में, हाइपोनेट्रीमिया में, हाइपरकैलेसीमिया में या फिर हाइपोकैलेसीमिया में। तो लेरिंजोस्पाज्म एंड स्ट्राइडर, जब कैल्शियम लेवल कम होता है ना बॉडी में, तो बॉडी के पार्ट्स में स्पाज्म्स होने लग जाते हैं, ठीक है। क्या होते हैं? आपने सुना होगा ना, कार्पल पीडल स्पाज्म हो गया। सो जब भी कैल्शियम लेवल कम होगा ब्लड में, तब पेशेंट को बॉडी पार्ट्स में स्पाज्म होते हैं, मसल्स जो है स्पास्टिक होने लग जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ साइन ऑफ हाइपोकैलेसीमिया वाले पेशेंट में हमें ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है कंफर्ट डिवाइस यूज टू प्रिवेंट अ फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप प्रिवेंट करने के लिए कौन सी कंफर्ट डिवाइस है? बेड क्रैडल, फुटबॉर्ड, कार्पल टनल सिंड्रोम या फिर पिलो। सो इट इज अ, कौन सा भाई यूज करते हैं हम लोग? फुटबोर्ड जो है वो यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? हमारा फुटबोर्ड फॉर द फुट ड्रॉप। नेक्स्ट है एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी कैन बी सीन इन। तो एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी एलिवेटेड हमें किस में देखने को मिलेगी? डायबिटिक इंसिपिडस में, डिहाइड्रेशन में, हाइपोवॉलीमिया में, पॉलीयूरिया में। सो डिहाइड्रेशन को छोड़ के अगर आप तीनों चीजों को देखो तो इसमें फ्लूइड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है बॉडी में। सो जब भी फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में ज्यादा होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी कम होती है, एलिवेटेड नहीं होती। जब भी फ्लूइड वॉल्यूम बॉडी में कम होता है तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इंक्रीज होती है। सो एलिवेटेड स्पेसिफिक ग्रेविटी हमें डिहाइड्रेशन में देखने को मिलेगी, ठीक है। तीनों चीजों को समझो, डायबिटिक इंसिपिडस में भी वॉल्यूम ज्यादा होता है, ठीक है, और हाइपरवॉलीमिया में भी फ्लूइड वॉल्यूम ज्यादा है, पॉलीयूरिया में भी फ्लूइड ज्यादा है। तो जिनमें फ्लूइड ज्यादा होगा उसमें स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑपोजिट कम होगी। क्लियर? नेक्स्ट है नर्स टीचेस द क्लाइंट विद एंजाइना अबाउट कॉमन एक्सपेक्टेड सिम्टम ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। तो नर्स टीच कर रही है एंजाइना के बारे में, नाइट्रोग्लिसरीन के साइड इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं, ठीक है। सो आपके पास ऑप्शंस हैं हाई ब्लड प्रेशर, स्टमक क्रैम्प्स, हेडेक या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ। तो नाइट्रोग्लिसरीन जो है आपकी करती क्या है? सो ये करती है डायलेटेशन। क्या करती है भाई? डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स। क्या करती है? डायलेटेशन ऑफ द ब्लड वेसल्स, ठीक है। सो ब्लड वेसल्स की डायलेटेशन कर रही है। तो जब भी ब्लड वेसल्स डायलेट होती हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है पेशेंट में? हेडेक। क्या देखने को मिलता है पेशेंट में हमें? हेडेक्स। तो यहाँ पे जो राइट ऑप्शन रहेगा इज योर हेडेक। साइड इफेक्ट भी है ये नाइट्रोग्लिसरीन का। नाइट्रोग्लिसरीन का काम ही क्या है? वेजोडाइलेशन कराना, और वेजोडाइलेशन होगा तो ऑब्वियसली बीपी फॉल करेगा, बीपी फॉल करेगा तो पेशेंट का हेडेक होगा। सो ऑप्शन नंबर 3 इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर। तो इनमें से कौन सी ड्रग जो है ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करती है? ऑप्शन है ग्लाइकोपाइरोलेट, डोपामिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, प्रोपेनोल। सो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि जो बीटा ब्लॉकर्स होते हैं दे कैन क्रॉस द ब्लड ब्रेन बैरियर। सो जिनके पीछे भी लॉल लगा होता है, स्पेशली प्रोपेनोल जो है एक ड्रग है, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है, ये बीटा ब्लॉकर है, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करती है? क्रॉस करती है। नेक्स्ट है ड्रग ऑफ चॉइस फॉर एक्यूट सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम। सो अगर किसी को एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम हुआ है तो उसके लिए ड्रग ऑफ चॉइस क्या रहेगी? नियोस्टिग्माइन, पाइसोस्टिग्माइन, टेक्रेन, 4-अमाइनो पैरिडिन। सो ये डायरेक्ट एज इट इज क्वेश्चन आएगा, पायरोस्टिग्माइन जो है ड्रग ऑफ चॉइस होती है जब किसी को सेंट्रल एंटीकोलिनर्जिक सिंड्रोम देखने को मिलता है। नेक्स्ट है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। सो न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है ये करेक्टराइज्ड होता है। अब मैम न्यूरोलेप्टिक जो आप बोल रहे हो उसका मतलब क्या है? ठीक है ना, न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम का मतलब क्या है? ये एक रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है, ठीक है। क्या है ये? एक रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है जो कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस के रिस्पॉन्स पे अकर होती है, ठीक है। इसमें हाई फीवर, कंफ्यूजन, रिजिड मसल्स, ब्लड प्रेशर वेरी करता है, स्वेटिंग, फास्ट हार्ट रेट जो है आप लोगों को देखने को मिलती है, ठीक है। सो इसमें पूछा है करेक्टरिस्टिक क्या है इसका? आपके पास ऑप्शन है हाइपोथर्मिया, लायबल ब्लड प्रेशर, ब्रेडिकार्डिया या फिर फ्लैसिडिटी। सो यहाँ पे देखो मैंने अभी बोला वेरिएबल क्या देखने को मिलता है? बीपी, ब्लड प्रेशर जो है वो वेरिएबल होता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है। क्लियर है? क्या ये मैलिग्नेंट सिंड्रोम है जो कि एंटी साइकोटिक मेडिकेशंस जो आप पेशेंट्स को देते हो उसके रिस्पॉन्स में आपको देखने को मिलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डायरेक्ट एक्टिंग
एंटीप्लेटलेट एजेंट। तो इनमें से डायरेक्ट एक्टिंग एंटीप्लेटलेट एजेंट कौन नहीं है, मतलब कि काम वो यही कर रहा है पर वो डायरेक्टली नहीं कर रहा। मतलब एंटीप्लेटलेट्स का क्या काम होता है कि आप वहाँ पे नैरोइंग, ठीक है, ब्लड वेसल्स की ब्लॉकेज ना होने दो, प्लेटलेट का एग्रीगेशन ना होने दो। एस्पिरिन, कोलिडीजेल, एट्रोवेसाटिन, टिक्लोपिडिन, सो इट इज एट्रोवासाटिन। आपने देखा होगा कि ये लिपिड्स को कम करती है, वही काम यही है कि ब्लॉकेज रोकेगी, लिपिड को कम करेगी ब्लड वेसल्स में, ठीक है। आपने देखा होगा लेवोसाटिन्स देते हो आप पेशेंट को जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई होता है या फिर जिनकी ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेजेस होती हैं, कोलेस्ट्रॉल जमा होता है, लिपिड जमा होता है, तो उनको हम लेवोसाटिन्स देते हैं। सो ये काम यही कर रही है कि एग्रीगेशन नहीं होनी दे रही पर लिपिड प्रोफाइल का। नेक्स्ट है द प्रोजेस्टेरॉन ओनली इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल एक्ट बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो जो आप कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो इमरजेंसी आफ्टर अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स, जो आप इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स लेते हो, प्रोजेस्टेरॉन ओनली पिल्स, वो सारे एक्शंस करती है एक्सेप्ट ये altered cervical secretion, inhibition of ovulation, anti-implantation effect या फिर inhibition of LH secretion। so इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता है, आपको क्या करना है कि आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओगे, ठीक है। ज़रूर लिखना कि क्या चीज़ जो है एक्सपेक्ट में आएगी, ठीक है ना, क्या चीज़ जो है वो एक्सेप्ट में आएगी, क्या चीज़ इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव पिल नहीं करती। जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था, क्वेश्चन था, देख लेती हूँ मैं। क्वेश्चन था इनमें से कौन सा ग्लैंड जो है अडल्टहुड में डिसअपियर हो जाता है, तो उसका जो राइट ऑप्शन था इज योर थाइमस, ठीक है। सबने थाइमस ही लिखा है, सबने बिल्कुल राइट ऑप्शन लिखा है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। शाम को मैं यहाँ पे गोल्डन की पॉइंटर्स की वीडियोस भी डालूंगी, तो कल भी 2 बजे एक अच्छी खासी वीडियो आएगी जिसमें मैं ट्राई करूंगी कि 20 से 30 क्वेश्चन आपको वो वाले कराऊँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना एंड शेयर ज़रूर करना, और अगर किसी को भी गोल्डन की पॉइंटर्स और पंजाबी PDF MCQs का बाय करना है तो 199 पे इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके आप आज ही मेरे से ले सकते हो। बस आप मैसेज में लिख दो आई वांट गोल्डन की पॉइंटर्स और आपको ये पॉइंटर्स मिल जाएंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क एंड मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट।